हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके पहले हम लोग क और ख कर चुके हैं। तीसरा पार्ट है ग, वन एवं वन प्राणी संसाधन। कौन है? वन एवं वन प्राणी संसाधन है, जिसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी करने जा रहे हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। चलिए हम लोग देरी ना करते हुए चलते हैं चैप्टर की ओर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न संख्या 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था? तो भारत के कितने प्रतिशत पर भौगोलिक था जी? तो भारत के 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या था? वन का विस्तार था। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है? जो देखिए कर रहा प्रश्न संख्या 2, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो वन रिपोर्ट के अनुसार तो भारत में विकास कितना? 20.60 नहीं 20.55 है वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन 20.55 है। 2011 के हिसाब से कितना? 2001 के हिसाब से 19.27 था। क्या है? 20.25% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है? वन है भारत में। किसके हिसाब से? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार से। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं अगला 3 की ओर चलते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? पहला 15% पर, दूसरा 20% पर, तीसरा ग 20% पर और ख देखिए ऑप्शन दे दिया ग 7% पर। अगर देखा जाए एक्यूरेट आपसे पूछा जाए तो बिहार में एक्यूरेट 7.1% पर क्या है? वन है। तो बोल सर 7.1 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 7 है, तो इस पर क्या मारेंगे हम लोग? 7 मानेंगे। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो 7% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। लेकिन अगर एक्यूरेट पूछेगा तो 7 पॉइंट कितना है? 1% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। कहाँ? बिहार में। प्रश्न संख्या 4 की हम लोग चलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? करा पूर्वोत्तर राज्यों में चले 188 आदिवासी जिलों में देखा जाए, जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो कितना प्रतिशत वन है? 75%। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 80.05%। ऑप्शन नंबर ग 90.03%। ऑप्शन नंबर घ 60.11%। तो पूर्वोत्तर राज्य 188 आदिवासी जिलों में कितना? 60.11% क्षेत्र पर क्या है? वन का विस्तार है। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा जी? बोल क्या होगा सर? हो जाएगा घ हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या 5 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या कितना? 5। तो चलते प्रश्न संख्या 5 में क्या करा? 5 में देखते हैं 5 और 6 में हम लोग करा। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे अधिक विस्तार है जो कहाँ है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हम बतावे। तो सर आप ही बताइए, तो किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार है। किसका? वन का। प्रश्न संख्या 6। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 6। वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वन को वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वन को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। तो वन संरक्षण प्रबंधन के अनुसार से वन को 3 वर्गों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, या कह सकते हैं 3 वर्गों में क्या किया गया है? बांटा गया है। प्रश्न संख्या 7 करा 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? करा 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो देखते हैं। क में 30,000, ख में 26,200,
ग में 25,200 और घ में 35,500। तो 1951 से 1980 तक लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर पर वन कृषि में क्या हुआ, वन क्षेत्र जो था कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है। यानी जहाँ पर पहले वन था वहाँ पर अब खेती होने लगा है। प्रश्न संख्या 8, संविधान की धारा 21 का संबंध है किसकी धारा, संविधान की धारा 21 किससे संबंध है, वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधन से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, खनिज संरक्षण से। तो संविधान की धारा 21 है जो वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। इसी में प्राकृतिक संसाधनों में मृदा जल खनिज आ जाएगा तो सब कह सकते हैं। तो वन जीवन एवं प्राकृतिक संसाधन से क्या है, संरक्षण है। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा जी, 8 का आंसर क्या होगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। एक एनजीओ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर क्या चीज़ का विस्तार है, वन का विस्तार है। ऑप्शन नंबर का 6 अरब हेक्टेयर, ख 4 अरब हेक्टेयर, ग 8 अरब हेक्टेयर, घ 5 अरब हेक्टेयर। तो इसका 1948 के विश्व में कितने हेक्टेयर है, तो 4 अरब हेक्टेयर पर क्या चीज़ है, वन का विस्तार है। एक एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में। प्रश्न संख्या चलते हैं 10 की ओर। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। अगर देखा जाए प्राकृतिक संसाधन था जहाँ कन्वेंशन जो था 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ। ऑप्शन में ए अफ्रीका कन्वेंशन, बी वेटलैंड कन्वेंशन, सी विश्व आपदा कन्वेंशन और डी इनमें से कोई नहीं। तो 1968 में हुआ था अफ्रीका कन्वेंशन के द्वारा प्राकृतिक संसाधन में के बारे में क्या हुआ था, एक संगठन बैठा था, एक मीटिंग बैठा था जिसके कहा जाता अफ्रीका कन्वेंशन, या अफ्रीका में हुआ था इसलिए नाम पड़ा इसको अफ्रीका कन्वेंशन। प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 11। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए घड़ियाल, ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी हेवेल, ऑप्शन नंबर डी कछुआ। तो इसमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो डॉल्फिन है जो सिर्फ कहाँ पाया जाता है, भारत में ही पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, किसका राष्ट्रीय पक्षी, भारत का। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, बोले सर ये भी बतावे जरूरत है, नहीं बताइए, हमको तो बतावे का मन नहीं करता। अब हम देखो हम बताएंगे लेकिन नहीं है। कबूतर भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, हंस भी राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, तोता भी राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। अब आप जानिए कि कौन राष्ट्रीय पक्षी, लेकिन हम बताएंगे आपको नहीं कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है। अब 10वां में चले गए, आपको ये भी पता नहीं कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है, हम आपको एकदम नहीं बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर आप अपने खुद समझ जाइए। प्रश्न संख्या 13 क्या करा, मैंग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोवस है यानी मैंग्रोव है उसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में या पूर्वोत्तर राज्य में। तो मैंग्रोवन जो है जो सुंदरवन में विस्तार अधिक रूप में क्या है, विस्तारित है। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा जी, बोल क्या होगा सर, तो ख होगा। टेक्सोल, कौन सोल टेक्सोल का उपयोग होता है, कौन सोल का टेक्सोल का उपयोग कौची में होता है, मलेरिया में नहीं होता है, एड्स में भी इसका नहीं होता है, टीबी में भी नहीं होता है। तो कौची में होगा, एक ही बचा ऑप्शन घ कैंसर में होता है। तो कौन सोल टेक्सोल, टेक्सोल का भी इसका उपयोग कहाँ होता है, कैंसर के रूप में इसका किया जाता है। यह एक छाल है, एक पौधे से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 15। चरक का संबंध किस देश से था, लीजिए ये तो और सस्ता वाला क्वेश्चन है। चरक का कौन रख, चरक का कौन संबंध किस देश से है। ऑप्शन नंबर ए म्यांमार से, बी श्रीलंका से, सी भारत से, डी नेपाल से। तो चरक का संबंध किससे है, भारत से है। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या होगा जी, बोल क्या होगा, तो ग होगा। अब चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में। मैं आपको बता रहा हूँ जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। बोल मतलब क्या कहना चाहते हैं सर, हम क्या कहना आपको यह चाह रहे हैं कि आप यहाँ के इस चैनल के माध्यम से आप सब भी कर सकते हैं। कब क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा, चाहे वह लघु ऑब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरी हो, दीर्घ उत्तरी हो, हर एक को एकदम टू द पॉइंट शब्द बाय शब्द पढ़ के आपको डिटेल में बताया जाएगा सभी को। आप ये क्या करिए, आप इसको सब भी कर सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं, नॉलेज भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन जैसे कोई ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए तो कोई क्वेश्चन पढ़ा समझाया जाता नहीं बनता तो सर से पूछते हैं, वैसे ही यहाँ ऑनलाइन में भी ऑफलाइन के तरीका से पढ़ाया जा रहा है। नहीं बनेगा हम सारा क्वेश्चन को आपको डिटेल से बता दें, क्योंकि हम तो यहाँ तो बता नहीं सकते हैं कि कौन नहीं बना, वही क्वेश्चन
क्वेश्चन को हम बताएंगे, इसलिए हम सभी क्वेश्चन को बता देते हैं। और आपको जौन क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको मदद इस चैनल के माध्यम से मदद से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रोक करके सभी प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम लोग पहला प्रश्न को, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर क्या होगा, जो हम लोग इस तरीके से देखते हैं। मैंने पहले आपको कह चुका हूँ, बहुत सा कि मेरा राइटिंग से प्रॉब्लम है, इसलिए मैं क्या किया हूँ, इसको लिख के टाइपिंग करवा दिया हूँ। अब तो राइटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये तो राइटिंग तो अब तो ऐसा होगा कि देखने में लगेगा कि हाँ सर क्या लिखे हुए हैं, राइटिंग तो खतरनाक राइटिंग होगा। बोल कहना क्या चाहते हैं सर, हम कहना यह चाहते हैं कि राइटिंग भी बड़ी बढ़िया भी बना ली है, इतना बढ़िया राइटिंग किए हैं, मदद किए, देखो कितना किए हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है BACB बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी सॉल्यूशन चैप्टर 1 का कुछ C है, वन एवं वन प्राणी। इसको चलते ही टेक्स्ट बुक का है, ज्योग्राफी का है, ये आपको लिखा हुआ है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या किसने की ओर, हम लोग प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न संख्या पहला कहा था, प्रश्न संख्या पहला की ओर चलते हैं हम लोग, चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या क्या पहला कह रहा, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर, बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय हो गई है, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। मात्र 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है। यहाँ भौगोलिकी क्षेत्र का मात्र 7.1, ये देखिए अभी बता रहे थे, वहाँ पर 7 दिले था ऑप्शन क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या 7.1% है। अभी क्वेश्चन बताए थे ना आपको, एगो क्वेश्चन नंबर 3 शायद था, जिसमें 7 पर कितना वन है बिहार में, तो 7% दिया था, लेकिन हम बताए थे आपको एक्यूरेट कितना 7.1 है। यहाँ देखिए दिया हुआ 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिले में वन क्षेत्र समाप्त हो गया। 38 जिले में 17 जिले में वन है ही नहीं, हो गया। पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले के वनों की स्थिति कुछ बेहतर है। बाकी 17 जिले में है और इस जिले में क्या है, वनों की स्थिति बेहतर है। कहने का मतलब वन अच्छा मात्रा में वन यहाँ पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 37,000 वर्ग किलोमीटर है, 3700 वर्ग किलोमीटर है। शेष में अवक्रमित वन क्षेत्र है, यानी कि आने वाला हो सकता हो सके वन के नाम पर केवल झाड़ झरमुट बच गया है। अब बहुत सारा जगह पर वन के नाम पर क्या है, सिर्फ झाड़ है, जंगल है, झाड़ कह सकते, जंगल नहीं कह सकते, झाड़ उड़ है, वो बच गया है। तो ये आपका क्या था, प्रश्न संख्या पहला का आंसर था। चलते प्रश्न संख्या दूसरा क्या करा, वन विनाश के मुख्य कारणों को लीजिए। प्रश्न संख्या 2 आपके समझ है, कौन नाश वन विनाश के मुख्य कारकों, कौन रखो कारकों को लिखे। उत्तर देखिए आपको इस तरीक़ा से लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइपिंग करके दिया हुआ कि आपके लिए मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ। तो क्या कीजिए, मेरे लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार आए हैं तो, या तो किसी दोस्त के साथ एक बार शेयर कर दीजिए इसे। कह रहा वन विनाश के मुख्य कारक निम्न है। ऑप्शन में कह रहा कौन कौन है। पहला कारण कृषिगत भूमि का फैलाव, कृषिगत भूमि ज़्यादा फैलता जा रहा है तो वन अपने आप कम होते जा रहा है, जिस पर खेती किया जा रहा है। और खेती तो जो खेती का फसल होता है उसको तो वन के क्षेत्र में के अंतर्गत रखा नहीं जाता है। दूसरा, नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के चरण, कौन घाटी परियोजना, नदी घाटी के विकास के परियोजनाओं को घटक। तीसरा कारण है पशुचारण एवं ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग, पशुचारण भी हम लोग बहुत सारा कर रहे हैं, बाकी जो पेड़ पौधा है भी उसको ईंधन के लिए हम लोग उसको लकड़ी को काट के उपयोग में ला रहे हैं, ये भी एक कारण है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्र में वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्षारोपण करने से पेड़ की दूसरी जातियां नष्ट हो गई है, जैसे सागवान, कौन बात, सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं। इधर क्या हो गया, प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं। अब अगला कारण क्या है, भोजन सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन जीवों का शिकार भी वन विनाश का एक मुख्य कारण बन गया है। ये क्या था, वन विनाश के मुख्य कारण निम्नलिखित 4 कारण थे, 5 कारण, ये 5 कारण मैं आपको क्या कर दिया, बता दिया। प्रश्न संख्या चलते किधर, प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या करा, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। तो देखते हैं वन के पर्यावरणीय महत्व का क्या करते हैं हम लोग, वर्णन करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 आपको समझ में दिखाई दे रहे होंगे। करा वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर,
वन एवं वन प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हम सफ़र है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है जैसा है। वन केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। यह जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित परिस्थिति तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है, क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभ स्रोत वनस्पति ही है। ये क्या है? ये हो गया आपका वन पर्यावरण के महत्व। ये इतना सारा क्या था, जीवन मंडल के लिए बहुत ज़रूरी है योगदान। इसको पारिस्थितिक तंत्र के लिए योगदान बहुत बड़ा है, ऊर्जा के लिए भी बहुत बड़ा स्रोत है वन वनस्पति। प्रश्न संख्या हम लोग 4 की ओर चलते हैं। बोले सर किताबा में क्या बार बार दिखाते हैं, हम समझ गए कि आप सारा आप किताबें वाला हैं क्या किए हुए हैं, बताए हुए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, वन जीव के ह्रास के 4 प्रमुख कारण निम्न हैं। कौन कौन कारण हैं जो हम लोग देखते हैं। वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण कौन है, देखिए, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, यातायात सुविधाओं में वृद्धि आदि का कारणों है। जीवों के प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण हो रहा है, जिसमें वन जीवों की समान वृद्धि प्रजनन क्षमता भी कमी आ गई है। बोल मतलब सर क्या करना चाहता, कहने का मतलब यह हुआ कि आवास में को अभी अतिक्रमण कर रही है। हम लोग वन में जो वन जीव रहते हैं, हम लोग वन को काट कर अपना आवास बना रहे हैं, जिससे वन जीव का आवास खत्म होते जा रहा है। वहाँ प्राकृतिक आवासों का ह्रास होते चला जा रहा है, पहला कारण हुआ। दूसरा, 4 कारण लिखने का। दूसरा कारण, प्रदूषण जनित समस्या। प्रदूषण के कारण वन जीवों की जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है। प्रदूषण जनित समस्या, बहुत सारे प्रदूषण होने के कारण वन जीवों का भी जीवन चक्र क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। जैसे वन जीव, पेड़ पौधे, पक्षी भी तो वन जीव के अंतर्गत ही आते हैं। उसमें क्या हो रहा है, देखिए प्रदूषण इतना फैल रहा है जिसके कारण पक्षी क्या होते हैं, मरते जा रहे हैं। और बहुत सारे जीव के उदाहरण में दिया जा सकता है, तो हम एक छोटा सा उदाहरण दिए। हम तो यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा कर नहीं रहे हैं। अगर विशेष चर्चा आपको चाहिए तो जाकर प्ले लिस्ट में खोजिए इसको, क्लास 10 का ज्योग्राफी का सोल्यूशन एकदम व्याख्या आपको बढ़िया समझ में आएगा। तीसरा कारण, आर्थिक लाभ। अनेक वन जीवों एवं उनके उत्पादन का उपयोग आर्थिक लाभ के लिए हो रहा है, जिससे उनका दोहन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनका सारा चीज़ का दोहन किया जा रहा है। चौथा कारण, सह विलुप्तता। जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जातियां भी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। मतलब सर जैसे मान लेते हैं, सपोज क्या करते तो होता ही है, मेढक, सांप क्या करता है, मेढक को खा के जिंदा रहता है। अब मेढक ही विलुप्त हो जाए तो सांप भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। कहने का मतलब एक जाति विलुप्त हो गया तो उससे जो प्रभावित है आधारित जीव हैं वो भी जीव क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ये था आपका प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर, प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या करा जो देखते हैं। करा वन और वन जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीतियां रिवाजों का उल्लेखन कीजिए। उत्तर, सहयोगी रीति रिवाजी का वन और वन जीवों के संरक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पादप प्रजातियां का प्रयोग करते हैं और इन पौधों का अपने खेतों में उपयोग करते हैं। आदिवासियों को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा अन्य जीवों में भावनात्मक एवं आत्मिक लगाव होता है। वे प्रजनन काल में मादा वन पशुओं का शिकार नहीं करते हैं। वन संसाधन का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं। वन के शाखा में क्षेत्रों को सुरक्षित रख उनमें प्रवेश नहीं करते हैं। ये आपका क्या था, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर था। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और एक दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्त भी क्या सकते इनको चैनल के बारे में पता चले और उससे इस चैनल के माध्यम से वो भी अच्छी तरीक़ा से, बेहतर तरीक़ा से पढ़ाई कर सकें। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर। करा चिपको आंदोलन क्या है, प्रश्न संख्या 6 क्या करा, चिपको आंदोलन क्या है, देखते हैं क्या है चिपको आंदोलन। करा उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुनी के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा
1972 में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों को हरे पेड़ पौधे को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश मतलब पेड़ में चिपक गए पौधे में आगोश में पौधे को हरे पौधे को काटते थे, जो उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधे को घेर कर उसकी रक्षा करते हैं। इसी कई दिशाओं में स्वीकार किया गया। इसी को कौन आंदोलन कहा जाता है? चिपको आंदोलन। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणी ने किया था। कब चिपको आंदोलन हुआ था? 1972 में हुआ था। किसके कारण कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाला पर्वतीय क्षेत्र में हुआ था। प्रश्न संख्या कितना की ओर चलते हैं हम लोग? प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। कह रहा कैंसर रोग को उपचार में वन का क्या योगदान है? कौन रोग? कैंसर रोग उपचार में वन का क्या योगदान है? तो हम लोग समझते हैं पहला उत्तर क्या है? हिमालय यानी चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष टेक्सस बेनकेटा एवं टी ब्रह्मीफोलिया एक औषधि पौधा, ये क्या है? पौधा का नाम है, यह पाया जाता है। एक औषधि पौधा है जो हिमालय और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ की छाल, पत्तियां, टहनियाँ और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इससे कैंसर रोग रोधी औषधि बनाई जाती है। इसे विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। तो ये आपको कैंसर उपचार वाला वन का क्या योगदान था जो बता दें कितना योगदान क्या है। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? प्रश्न संख्या 8 की ओर। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो एक बार ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। लाइक और शेयर करना तो एकदम बिल्कुल नहीं भूलें। प्रश्न संख्या 8, 10 लुप्त होने वाली प्रजातियों का नाम लिखिए। यह है तो 10 लुप्त होने वाले प्रजातियों का नाम निम्न है। पहला एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, डोंडो गिद्ध भारत में पाया जाता है, थाईलैसी जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, स्टील्स सिडकॉन जो रूस में पाया जाता है। शेर की 3 प्रजातियां बाली, जावन एवं कास्पिएशियन। अफ्रीकी, ये अफ्रीका में पाया जाता है जो कस्तूरी मृग, चीतल इत्यादि सब क्या है? विलुप्त होने वाली 10 प्रजातियों का क्या है? नाम है पशु का। प्रश्न संख्या 9, वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट करें। उत्तर, पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव प्रमुख प्रदूषक है जिन्होंने वन जीवों को काफ़ी प्रभावित किया है। इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इससे इनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है और इसके फलस्वरूप धीरे धीरे वन जीवन संकटग्रस्त होते जा रहे हैं। ये क्या था आपके प्रश्न संख्या 9 का क्या था? आंसर था। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या किसकी ओर? तो बोल सर प्रश्न संख्या चलते हैं 10 की ओर। तो प्रश्न संख्या देखिए 10 क्या है? प्रश्न संख्या 10 का रहा है, सॉरी है ना आवाज़ के लिए, क्या हम आपको माफ़ी मांगते हैं। क्या करें, इतना गाड़ी नहीं चलता, प्रदूषण ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है जो चलाने नहीं आता, झूठ मूठ के हाँ करते चला जाता है। प्रश्न संख्या 10, भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं प्रांतों का नाम बतावे। उत्तर, नीलगिरी 5520 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। मानस कहाँ फैला हुआ है? 2837 वर्ग किलोमीटर में। असम में क्या क्या फैला हुआ है? 2 प्रमुख जैवमंडल का क्षेत्रफल और उसके प्रांतों का नाम है। तो नीलगिरी कितना में फैला हुआ है जी? 5500 में। कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। पहला हो गया। दूसरा मानस 2837 वर्ग किलोमीटर में। कहाँ है? असम में। कौन सा राज्य में? जो भी बता दिए। कितना में फैला हुआ? जो भी बता दिए। अब हम लोग प्लस चलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। कौन उत्तरी प्रश्न? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में चलते हैं हम लोग, देरी न करते, इसलिए तो मैंने कह रहा हूँ आपको कि क्या कीजिए आप इस चैनल के माध्यम से आपसे क्या कर सकते हैं, एकदम सबको सब्सक्राइब यानी कि पूरा सब कर सकते हैं। एक एक प्रश्न का ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सारा कहाँ पर अब क्या किया जा रहा है बताया जा रहा है आपको। तो प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न 1 में पहला प्रश्न क्या करा?
वन एवं वन जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन करें। उत्तर, वन एवं वन जीव हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर है। ये मानव जीवन के प्रमुख हमसफ़र है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। वन है जो पृथ्वी के लिए कैसा कवच है? सुरक्षा कवच है। वन एवं वन जीव के महत्व निम्नलिखित हैं। वन एवं वन जीव के महत्व क्या है? निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन से निम्नलिखित हैं। पहला महत्व, पहला देखिए हम लोग देखते हैं, पहला क्या है? सुरक्षा कवच। पहला वन एवं वन जीव के क्या है? निम्नलिखित हैं। पहला देखिए क्या है? प्राकृतिक संतुलन। वन एवं वन जीव प्राकृतिक संतुलन। देखिए डैश, वन एवं वन जीव प्राकृतिक संतुलन कायम रखने में मदद करते हैं। जैसे आवास एवं अन्य कार्यों के लिए जंगल काटे जाने से अनेक पारिस्थितिक समस्या उत्पन्न हुई है, जैसे मृदा अपरदन, अनावृष्टि, अतिवृष्टि इत्यादि का सामना करना पड़ता है। दूसरा कारण में देखते हैं। दूसरा कारण क्या है? करा आर्थिक महत्व। कौन महत्व है? आर्थिक महत्व। वन एवं वन जीव के से अनेक ऐसे उत्पादन प्राप्त होते हैं जिनका आर्थिक महत्व क्या है? बहुत अधिक होता है। जैसे कीमती लकड़ियाँ, जड़ी बूटी, हाथी दांत, चमड़ा इत्यादि सब आर्थिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा कारण वैज्ञानिक उपयोगिता। क्या है वन का? वन एवं वन जीवों के महत्वपूर्ण का विस्तार करता है। वैज्ञानिक उपयोगिता भी वन का है। वन प्राणी पर किए गए प्रयोग के जरिए शरीर संरचना, कायिकीय तथा पारिस्थितिक तथ्यों का अपार ज्ञान प्राप्त हुआ है। नई औषधि के गुण अथवा नई सेल चिकित्सा प्रणाली की महत्ता की जांच पहले मेढक, खरगोश, बंदर, भेड़ इत्यादि वन प्राणियों पर ही किया जाता, उसके बाद मनुष्य पर किया जाता। ये क्या था? वैज्ञानिक उपयोगिता था वन का। अब वन का क्या सांस्कृतिक महत्व देखते हैं। वन का कौन महत्व? यहाँ पर सांस्कृतिक महत्व करा। सांस्कृतिक महत्व में क्या महत्व? और धार्मिक महत्व। वन सांस्कृतिक महत्व और धार्मिक महत्व देकर डैश। अनादिकाल से ही मनुष्य का वन जीवों से सांस्कृतिक एवं धार्मिक लगाव रहा है। मनुष्य पीपल, बरगद, तुलसी, आंवला इत्यादि की पूजा कर रहे हैं। हिंदू धर्म में मत्स्य, नरसिंह, हनुमान इत्यादि को देवता का अवतार समझा जाता है। बाघ, गरुड़, चूहा, बैल इत्यादि को दुर्ग, विष्णु, गणेश, शिव इत्यादि देवता का वाहक समझा जाता है। पौराणिक कथाओं एवं साहित्य वन वस्तुओं में विवरण से भरा पड़ा है। क्या विवरण से भरे पड़े हैं। पांचवा कारण क्रीड तथा आनंद अनुभव। क्रीड तथा आनंद अनुभव डैश। हमारे देश में वन जीवों की बहुलता है और वे क्रीड़ा तथा आनंद अनुभूति के अपार स्रोत हैं। विभिन्न पशुओं तथा पक्षियों की क्रीड़ा मनमोहक दृश्य उत्पन्न करती है। ये सारे क्या थे? हमको प्रश्न संख्या वन का उत्तर था दीर्घ उत्तरी प्रश्न का। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितने? 2 को हम लोग चलते हैं उत्तर की ओर पढ़ते हैं। देखिए 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है जो समझिए। कह रहा है वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन विस्तार कीजिए। उत्तर, वृक्ष के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला अत्यंत सघन वन। कई वन बांटा गया? 5 वन में। पहला वन अत्यंत सघन वन। भारत में कई प्रकार के वन विस्तृत हैं। 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है वो आसाम और सिक्किम को छोड़कर समूच पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। इस क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% से अधिक है। ये क्वेश्चन भी एगो आया था जो लगता है शायद हम लोग गलत मार दिए हैं ना। यह क्वेश्चन किसी राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? नहीं। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28 का था। वन संरक्षण अधिनियम प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया?
प्रबंधन से 5 वर्गों में बांटा गया, हम 3 मरवा देते हैं, लेकिन 3 भी सही है। वन प्रबंधन के हिसाब से कहा था, प्रबंधन से 3 होगा। अब पूछेगा टोटल वन कितने हैं, कै प्रकार के बांटा गया, तो 5 प्रकार के, लेकिन प्रबंधन के हिसाब से तो कितना है, 3 ही है। दूसरा वन में चलते हैं। दूसरा क्या करा, संघन वन, अत्यंत संघन वन था, एक अत्यंत संघन वन, एक दूसरा संघन वन। इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। हिमालय, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं। इसमें इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व 621.99% है। तीसरा वन है, तीसरा क्या कहलाता है, खुले वन। 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस प्रकार के वन का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिले एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का क्या है, विस्तार है। असम आदिवासी जिले में वृक्ष का घनत्व 23.89% है। चौथा वन है झाड़ी एवं अन्य वन। राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पंजाब, पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है। इसीलिए इस क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित है। इसमें कौन कौन सा आते जो देखें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानों में भागों में वृक्ष का घनत्व 10% से भी कम है, इसलिए इस क्षेत्र में इसी वर्ग में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत 2.495 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.66% है। कई भागों में बांटा गया, 5 भागों में। तो वन के 5वां प्रकार है मैंग्रोव वन, इसको कहते हैं तटीय वन भी कहते हैं मैंग्रोवंस को। विश्व के तटीय वन के मैंग्रोवंस का मात्र 5% यानी कि 4,500 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है, जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। इसके बाद गुजरात के अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में, गलत यहाँ पर टाइपिंग है, केंद्र शासित प्रदेश होगा, प्रशासित प्रदेश है। मैंग्रोव वन जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप और पांडुचेरी, केरल एवं दमन और द्वीप शामिल है। कौन बैंक में, मैंग्रोव वन के तहत तटीय वन के अंतर्गत। ये प्रश्न था आपका पहला प्रश्न का था, दीर्घ उत्तरी का पूरा सॉल्यूशन था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, सॉरी दूसरा प्रश्न था आपको। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितने की ओर, तीसरे की ओर। दोस्तों अगर वीडियो को आपको अच्छा लगता तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार में लिखें। उत्तर, जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से है। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजाति पाई जाती है। ये हमारे धरा पर अमूल्य धरोहर है। वन जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इसमें हमें भोजन, वस्त्र के लिए रेशा, खाले, आवास आदि सामग्री एवं अन्य उत्पादन प्राप्त होते हैं। इनकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं। परिस्थिति के लिए ये श्रृंगार के समान है। भारत में इन्हें सदैव आदर भाव एवं पूज्य समझा गया है। मानसियों के लिए प्रेरणा का यह क्या बन गया है, स्रोत बना हुआ है। तो किसी के लिए सैलानियों के लिए आकर्षण का विषय भी रहा है। ये पर्यावरण संतुलन के लिए भी अति आवश्यक है तथा हमारे भावी पीढ़ियों के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ये आपके कितने आंसर थे? प्रश्न संख्या 3 का आपका आंसर था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर? 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है जो देखिए, कह रहा विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास के कारण है। उत्तर, मानव जीवमंडल का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है जो न सिर्फ अन्य जैविक सदस्यों को प्रभावित करता है बल्कि पर्यावरण के अजैविक घटनाओं में भी अत्यधिक परिवर्तन लाता है। मानव अपने वृद्धि और विवेक के कारण प्रकृति के दूसरे जीवों और अजैविक घटकों का उपयोग कर अपने जीवन को सुखमय और आरामदायक बनाता है, किंतु जब मानव के क्रियाकलाप अनियंत्रित हो जाते हैं तो पर्यावरण के घटकों जैसे वायु, जल तथा मृदा एवं दूसरे जीवों में आवश्यक परिवर्तन आ जाती है जो वनस्पति एवं प्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानव खेती के लिए कारखाने स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल को काटता रहा और अभी भी काट रहा है। शाकाहारी एवं मांसाहारी जानवरों का अंधाधुंध शिकार कर जीवों में असंतुलन पैदा कर दिया है और बहुत से जंतु लुप्त हो चुके के कगार पर हैं, जैसे सिंह, बाघ, चीता, गेंडा, बरसिंघा, कस्तूरी मृग आदि। मानव के निम्नलिखित क्रियाकलापों वनस्पति एवं प्राणियों को ह्रास के कारण है। कौन कौन से ह्रास के कारण जो देखिए, पहला कारण औद्योगिक में अनियमित वृद्धि होते जा रहा है, जो भी एक कारण है। दूसरा कारण जंगली जंतुओं का शिकार भी किया जा रहा है। आवासीय एवं कृषि योग्य भूमि का विस्तार भी होते जा रहा है। हानिकारक रसायनों का अनियोजित प्रयोग किया जा रहा है। आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु जैव विविधताओं का अतिदोहन किया जा रहा है। जनसंख्या में वृद्धि आदि इत्यादि बहुत सारे कारणों हैं और बहुत सारे कारण। आर्थिक लाभ प्राप्त हेतु जैव विविधताओं के अतिदोहन हो रहा है और जनसंख्या में वृद्धि इत्यादि बहुत सारे कारण हैं। क्या चीज़, किसका बहुत सारे कारण है? प्राकृतिक वनस्पतियों को ह्रास होने का ये सारे क्या था? निम्नलिखित कारण थे। हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, जो कि अंतिम लास्ट प्रश्न इसका करा, भारत में जैव मंडल क्षेत्र का चर्चा विस्तारित से कीजिए। भारत में जो जैव मंडल उसका चर्चा करने के लिए करा। उत्तर, हमारे देश के जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध होने में से एक है। इसकी गणना विश्व के 12 विशाल क्षेत्रों जैविक विविधता वाले क्षेत्र में की जाती है। यह विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। इन्हीं जैव विविधताओं के संरक्षण हेतु यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को स्थापित किया गया है, जिनके विवरण निम्न हैं। विवरण का देखिए क्रम में है। 14 का नाम है जैव मंडल रिजर्व है। क्षेत्र का क्या है? नाम है। यहाँ क्या है? कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना तक फैला हुआ और किन स्थानों पर है इसका प्रांत, कौन सा जिला में, कौन सा जगह पर है? पहला नीलगिरी कितना क्षेत्र पर फैला हुआ? 5520 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। कहाँ है? बायदान, नगरहोल, बांदीपुर, मुदुरमलई, नीलम्बन, साइलेट, बेंटिया और सिरुबली पहाड़ी तमिलनाडु और केरल राज्य में क्या किया हुआ है? फैला हुआ। इतने जगह पर फैला हुआ है। कौन से? इतने स्थान पर फैला हुआ है। कौन राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक में फैला हुआ नीलगिरी। दूसरा, नंदा देवी 2226.74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन से स्थान पर है? चमौली, पिथौरागढ़ और अलामौड़ी जिले का भाग है। कौन सा राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तीसरा, नोक रेक 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन से स्थान पर है? गारो पहाड़ी का भाग कौन सा राज्य है? मेघालय में है। चौथा, मामांस 2837 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ? कोकराझार, बागोईगांव, बरबेटा, नलबाड़ी में क्या किया हुआ है? ये फैला हुआ है। और कहाँ? कामरूप बंदरात जिले के हिस्से में। कौन सा राज्य में है? तो असम राज्य में स्थित है। मानस जैव रिजर्व है। सब जैव रिजर्व आगे में लगा दीजिएगा आप। सुंदरबन 9636 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
कौन कौन सा स्थान पर? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा और इसका भाग पर। कौन सा राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। मन्नार की खाड़ी 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैलाव है। कौन कौन से प्रांत में, स्थान पर? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी और भारतीय हिस्सा में कौन सा स्थान पर है? तमिलनाडु में है। अगला कौन? 7वां में है ग्रेट निकोबार 885 में फैला हुआ है। कौन कौन से स्थान पर? अंडमान निकोबार द्वीप के सुदूर दक्षिण द्वीप पर। कौन सा राज्य में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फैला हुआ है। 8वां में सिमिलोपान, सिमिलोपान ये कितना? 4,374 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। कौन कौन से जगह पर? मयूरभंज जिले के भाग पर, उड़ीसा में फैला इसका विस्तार है। 9वां में द्विंद साइकोबाब 765 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन कौन सा स्थान पर? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले के भाग पर। कौन सा राज्य में है? असम में है। 10 में दिहांग देवांग 5,111.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश और सियांग और देवांत जिले के भाग में। क्या? अरुणाचल प्रदेश के सियांग और देवांग जिले में फैला हुआ है। 11वां में कंचनजंगा 2,619.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। कौन सा? उत्तर प्रदेश और पश्चिम के सिक्किम के भाग में फैला हुआ है। पश्चिम सिक्किम में फैला हुआ है। पंचमढ़ी 4,926.28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कहाँ कहाँ? बैतूल, होशंगाबाद और छिड़बदाबाद जिले के भाग में। कौन सा राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला है अंगास्थलाई। कौन स्थलाई? अंगास्थलाई ये कितना है? कौन कौन सा? केरल में 1,701 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र पर फैला हुआ। कहाँ? केरल में अगस्थलामलाई पहाड़ी में स्थिति है। 14वां है अचानकमार 3,835.70.5 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर फैला हुआ। कौन सा जगह पर? मध्य प्रदेश के अनुपम और दीन अमरकंटम दौरी जिले के भाग और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिलों में इसका क्या हुआ? फैला हुआ है। ये पूर्ण रूप से विस्तारित कहा था। पूर्ण रूप से मैं आपको विस्तारित में क्या कर दिया, इसको बता दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में आपको मैं यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सकें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल के माध्यम से सब भी कर सकते हैं और बढ़िया तरीक़ा से पढ़ भी सकते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से हैं तो एक बार लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें।